साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसे रेलेवेंट टॉपिक पर मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। मैं आपके सामने रूबरू तो उस तरह नहीं बात रख पाई किन्हीं कारणों से, लेकिन हम लोग जब ये वर्चुअल सेमिनार, ऐसा मुझे पता भी चला कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस इस तरह का है भी, तो मैं इसी मार्फत कुछ अपनी बात आपके सामने बहुत कम समय में रखने की कोशिश करूँगी। और कोशिश तो मैं ये भी करूँगी कि मैं कुछ और जो साउथ एशियन देशों पर भी थोड़ी बहुत कोई पॉइंट रख सकूँ, लेकिन इतने कम समय में मैं ज़्यादा समय जो है वो हिंदुस्तान में जो जिस तरह का फेमिनिज़्म और जिस तरह का दौर है और किस दिशा में वो जा रहा है, और कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस दिशा में उसको काम करने की ज़रूरत है, कौन कौन से जो विचारक हैं वो आइडियोलॉजी के स्तर पर क्या काम कर रहे हैं, इस पर मैं थोड़ी सी बात आपके सामने रख पाऊँ। एक बात ये भी कह देना चाहूँगी कि मैं जब बोलूँगी तो शायद मेरी लैंग्वेज में हिंदी के कुछ मुश्किल शब्द आपको सुनने पड़ेंगे, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश या उर्दू में करूँ, उसी वक्त करती चलूँ। लेकिन अगर वो छूट जाता है या मैं उसको नहीं पकड़ पाती हूँ तो मुझे उम्मीद है कि आप रेफरेंस के आधार पर उसको समझ लेंगे, और जो मैं कहना चाहती हूँ उसको ज़रूर आप रिकग्नाइज कर लेंगे। तो दोस्तों, हिंदुस्तान की आधी आबादी और एक तिहाई आबादी, आधी आबादी की एक तिहाई आबादी, यानी आधी आबादी और एक तिहाई आबादी जो है वो लेबर पावर के रूप में है, उसमें जो है औरतें जो है लेबर पावर के रूप में मौजूद हैं। सोनाली परेरा, जिन्होंने श्रीलंका के लेबर एक्टिविज़म पर काम किया, उनकी किताब है ऑफ मूवमेंट्स नॉट मॉन्यूमेंट्स, फेमिनिज्म एंड लेबर एक्टिविज्म इन पोस्ट कॉलोनियल श्रीलंका, जिसमें वे कहती हैं कि एफडीआई को लुभाने के लिए किस तरह से साउथ एशियन देशों में एक नए मिडिल क्लास पर काम हुआ, उसका उभार किया गया, उसकी क्रय शक्ति, उसकी खरीदने की जो शक्ति है, जो ताकत है, उसको धीरे धीरे बढ़ाया गया और उसे कंज्यूमर क्लास के रूप में तब्दील किया गया। और दूसरी ओर जो प्राइवेट सेक्टर है उसको टैक्स फ्री करके उसे आज़ाद किया गया, और इस तरह से एक घरेलू बाजार बनाया गया, और उस घरेलू बाजार के आधार पर ही इंटरनेशनल बाजार की निर्मित की गई। तो ये इसमें साफ है कि किस तरह से ये आगे के 1980 के दशक से लेकर 1990 के दशक में ये जो चीज़ें हैं ये काम करती हैं। हिंदुस्तान में 1980 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी पेश किया गया, जो पूरी तरह से लिबरलिज्म के हितों के आधार पे था, और उसमें भी ये सारी जो मिडिल क्लास रणनीति है इसको सामने रखकर और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स फ्री करके ये सारे मसौदे पेश किए गए। इसी के साथ साथ मैं आपको अपनी बात और शुरू करने से पहले ये अपनी बात रख देना चाहती हूँ कि फेमिनिज़्म अब बहुत कम समय है। फेमिनिज़्म के जो 4 वेव हैं, चौथा वेव जो अभी चल रहा है, उस पर मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आम तौर पर हम इन बातों को जानते हैं और इससे गुजर चुके हैं, बार बार इसको हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। फर्स्ट वेव में किस तरह से वोटिंग के लिए, वोटिंग राइट्स के लिए किस तरह से स्ट्रगल हुआ, जद्दोजहद हुई, और सेकेंड वेव में किस तरह से एक बड़ा मूवमेंट, बड़े समय को घेरता हुआ मूवमेंट है। और याद रखना चाहिए कि ये वही दौर है जब वर्ल्ड वॉर वगैरह चल रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिसमें कई तरह के घरेलू मशीनों का निर्माण हो रहा है, जिसमें औरतें अपने घरेलू श्रम से, मिडिल क्लास की जो औरतें हैं वो अपने घरेलू श्रम से आज़ाद भी हो रही हैं। मिक्सर और फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, इन सब का इन्वेंशन हो रहा है, तो उसके आधार पर वो फ्री जब होती हैं तो वो और तरीक़ों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती हैं। और ये पूरा समय जिसमें कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का निर्माण, जिसमें बहुत सारे बिल, बहुत सारे लॉ पारित किए जाते हैं, सेकेंड वेव इस तरह से बहुत बड़ा और बहुत ज़रूरी एक वेव के रूप में उभरता है। और तीसरा वेव जो इंटरसेक्शनल तरीके से मैं समझती हूँ कि उभरता है, जिसका पूरा असर हिंदुस्तान में दलित वुमेन मूवमेंट के तौर पर दिखाई पड़ता है, और जिसका असर आज भी बड़े पैमाने पर है।
तो इस बात को मैं फिर से अगले सिरे से उसको पकड़ूंगी और अभी आपको ये बताना चाहूँगी कि हिंदुस्तान में अभी भी 24% जो आबादी है वो लेबर पावर के रूप में है। 24% आबादी महिलाओं की लेबर पावर के रूप में, और 24 के भी भीतर 76% जो औरतें हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती हैं, और उससे जो बची हुई हैं वो गैर एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती हैं। और जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान कास्ट के आधार पर बटी हुई सोसाइटी वाला एक देश है, तो जो खेतों में काम जो औरतें कर रही हैं वो जिन्हें 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 दलित कहा गया, जिन्हें शूद्र कहा गया, वे औरतें खेतों में काम करती थी। बड़ी जाति की औरतें खेतों में काम नहीं करती थी, और आगे चलकर यही खेत मजदूर औरतें जो हैं वो फैक्ट्रीज़ और शहरों में आकर दूसरे कामों में भी लगी। यानी कि बड़ी संख्या हिंदुस्तान में लेबर पावर के रूप में वो दलित औरतों की रही शुरू से, अब दूसरी कास्ट की औरतें भी आ रही हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या खेत मजदूर औरतों में और कारखानों में जो बहुत मेहनत का काम है उसमें दलित औरतों की ही संख्या अभी भी ज़्यादा है। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने एक दौर में आईएमएफ के साथ और आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ और वर्ल्ड बैंक के साथ मिल करके एक योजना, एक मसौदा तैयार किया, जिसको कि वो अपनी जिस तरह की वो हमेशा करते हैं कि एक ही तरह की उनकी जो रणनीति होती है उसको वो डेवलपिंग कंट्रीज़ पर थोप देते हैं, उस पर लाद देते हैं, जिसको कि उन्होंने उस वक्त 1980 के दशक में ही उन्होंने लैटिन अमेरिकन देशों में और अफ्रीकन देशों में उन्होंने उसको थोपा। और वहाँ पहले से ही गरीबी इतने चरम पर थी, और वहाँ पर वो और भी ज़्यादा गरीबी के गर्त में गिर गए, और वो देश मतलब स्थिति उनकी ऐसी ख़राब हो गई। तो इस तरह की ही चीज़ें यहाँ के लिए भी अपनाई गई, और वो नेहरूवियन मॉडल के साथ ही जो नया पूंजीवाद आ रहा था उस दौरान ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब मैं फेमिनिस्ट मूवमेंट की जो शुरुआती बात हुई थी, तो उसमें मैं वहीं से शुरू करूंगी कि जो तीसरा वेव था, जिसमें कि दलित जो अमेरिकन देशों में या यूरोपियन देशों में जो नस्ल के आधार पर भेदभाव हो रहा था, जिसमें कि हुक्स वगैरह ने काफ़ी काम किया। उन्होंने एक अलग ढंग से क्लास पर एक तरह से बात वो ले आकर खड़ा करती हैं और बोलती हैं कि जो 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 वाइट वुमेन्स हैं वो क्या हमारी लड़ाई लड़ेंगी। वाइट जो कम्युनिटी है उसके अंदर तो खुद इतनी तरह की हायरार्की है, उसमें तो मेल ही मेल का दुश्मन भी हुआ रहता है, वो हमारी लड़ाई किस आधार पर लड़ेंगी। तो वो एक इस इशू को उठाती हैं। और उसी तरह का इशू 90 के दशक में जब लिबरलाइजेशन का दौर शुरू होता है, या वो लगभग उसकी ज़मीन तैयार हो चुकी होती है, उसके बाद 1990 के दशक में यहाँ पर दलित आंदोलन, दलित मूवमेंट शुरू होता है, जिसमें कि मर्द तो अपनी बात अलग अलग तरीक़ों से लिटरेरी फॉर्म में, कल्चरल फॉर्म में या एक्टिविस्ट फॉर्म में भी वो अपनी बात रख रहे थे, लेकिन औरतें अभी उस रूप में नहीं आई थी। 90 के दशक में दलित औरतों का उभार हुआ, जिन्होंने कास्ट सिस्टम पर सबसे ज़्यादा चोट की, और उसके साथ साथ जो उनके भीतर जो मर्द, खुद दलित मर्द जो दलित औरतों के साथ जो एक्सप्लॉयट उनको करते थे, उनको भी रिकॉग्नाइज करके उनके बारे में भी उन्होंने लिखा। ये एक बड़ी चीज़ थी। जैसे इंटरसेक्शनल आया जब फेमिनिज़म, तो उसमें ये बात ब्लैक्स को लेकर के आई, उसी तरह से यहाँ दलित वुमेन को लेकर के आई। तो इनकी बात मैं इसलिए करना चाहूँगी कि मैं इसी माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगी कि किस तरह से भारत में, हिंदुस्तान में इंटरसेक्शनल तरीके से यहाँ दलित मूवमेंट और पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म का उभार हुआ, और आज भी यही दौर सबसे ज़्यादा यहाँ पर हावी है, जिससे हमें बहुत सारे हक हुकूक मिले, तो बहुत बड़े बड़े काम हुए भी, प्रोग्रेसिव मूवमेंट एक धारा पकड़ती है, लेकिन आगे जाने में यही मूवमेंट किस तरह से हमारे लिए बाधक या हमारे लिए मुश्किलें भी पैदा करता है, क्योंकि कैपिटलिज्म का दौर जो कि राजसत्ता के साथ अपना गठजोड़ किए हुए है, वो इतना आसान नहीं है। वो हर चीज़ को अपने भीतर एडजस्ट करना जानता है, वो हर चीज़ वो पहले की तरह जो यहाँ का अभी जो कैपिटलिज्म जो उभार पा रहा है वो इतना आसान नहीं है। तो जब तक फेमिनिस्ट मूवमेंट कैपिटल और लेबर के
कॉन्ट्राडिक्शन को नहीं समझ पाएगा, तब तक वो अपनी धारा को बहुत मजबूत या रियल सेंस में, जो सही मायनों में जो आज़ादी है, उस तक वो नहीं जा पाएगा। दलित वुमेन मूवमेंट जो था वो बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट था, और आप जानते होंगे B.R. अम्बेडकर की जो राइटिंग्स थी, जो उनकी थियरी थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे राइटर्स ने उसको आगे बढ़ाया और अपने अपने तरीके से आगे बढ़ाया। तो औरतों को लेकर के जो एक बड़ा काम दिखाई पड़ता है वो शर्मिला रेगे का दिखाई पड़ता है, जिनकी बहुत कम उम्र में मौत हो गई। और उन्होंने गेल ऑम्वेट का काम दिखाई पड़ता है, रजनी तिलक का भी काम दिखाई पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं औरतों के जिन्होंने इस धारा को आगे बढ़ाया। शर्मिला रेगे की किताब है शर्मिला रेगे की किताब है राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर, एक ये किताब है उनकी। अगेंस्ट द मैडनेस ऑफ मनु, तो हिंदू कास्ट सिस्टम में जो हायरार्की है उसको इस्टेब्लिश करने वाला जो व्यक्ति है वो मनु रहा है, और वो मनु को लेकर ही, पुराने दौर के एक ऋषि के तौर पर मनु को लेकर ही बहुत मनुवाद के खिलाफ अम्बेडकर ने बहुत सारी राइटिंग की है। उसी राइटिंग को औरतों के संदर्भ में शर्मिला रेगे ने आगे बढ़ाया और बहुत सी ज़रूरी बातें उन्होंने हमारे सामने रखी। इसी तरह पोस्ट मॉडर्निस्ट अगर तरीके से देखा जाए, या पोस्ट मॉडर्निस्ट फेमिनिस्ट के तौर पर, हालांकि वो अपने को इस तरह से मानती नहीं है, लेकिन उनकी राइटिंग ये बताती है कि वो ये पोस्ट मॉडर्निस्ट फेमिनिज्म का ही एक स्वरूप है, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म भी कई तरह का है, कई खांचों में बटा हुआ है, और वो किसी तरह के ट्रुथ को नहीं मानता, किसी तरह के एब्सोल्यूट चीज़ों को नहीं मानता, और सबके अपने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर वो ट्रुथ को एक तरीके से खारिज कर देता है। और यही वजह है कि उसके साथ वो किसी भी निर्णायक डिसिसिव मोड पर हमें पहुंचने नहीं देता। तो निवेदिता मेनन के भी काम बहुत बड़े रहे हैं और ज़रूरी रहे हैं। उनकी किताब है सीइंग लाइक ए फेमिनिस्ट, जिसमें वे अम्बेडकर को खारिज कर देती हैं। हालांकि वे शुरुआती दौर में अम्बेडकर की राइटिंग से बड़ी प्रभावित रहीं और उसको लेकर आगे बढ़ी, और प्रोग्रेसिव मूवमेंट में पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहीं। तो अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो लोकतंत्र और डेमोक्रेसी की जो परिभाषा रखी, वो एक तरीके से बूर्जुआ मिडिल क्लास के हित में ज़्यादा थी। अब ये आज तो इसकी भी किल्लत हो गई है कि डेमोक्रेसी कैसे बचाई जाए, लेकिन ये जो डेमोक्रेसी थी वो वर्किंग क्लास के लिए कोई बड़ा काम नहीं करती थी। हालांकि इसकी ज़रूरत थी उस दौर में, नेहरूवियन मॉडल में इस कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह के नियम और जिस तरह की चीज़ें पारित की गई उसको निवेदिता मेनन ने खारिज कर दिया। और उन्होंने इस बात पर उसको खारिज किया कि जो आदिवासी औरतें हैं, जो जंगलों में जो जंगलों के आधार पर जिनका जीवन निर्भर करता है, और जो बड़ी संख्या में जिन्होंने जंगलों को बचाया हुआ है, और कॉरपोरेट पूंजी उन जंगलों को उजाड़ कर वहाँ अपने इंडस्ट्रीज़ बना रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा लेबर एक्सप्लॉयटेशन वहाँ पर हो रहा है। तो वो जो आदिवासी औरतें हैं उनके पास पहले से ही उनके अपने वैल्यूज़ और बड़े सारे हक हुकूक उनके अपने पास थे, जो सो कॉल्ड सभ्य समाज यानी कल्चर्ड सोसाइटी के पास नहीं थे। तो उसके इस सोसाइटी के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन बना और डेमोक्रेसी की परिभाषा या डेमोक्रेसी को डिफाइन किया गया। लेकिन आदिवासी औरतों के पास तो पहले से ही ये सारी चीज़ें थी, उससे ज़्यादा थी। तो आदिवासी औरतों के हक हुकूक तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत लिमिटेड हो गए। इस आधार को बहुत ब्रॉडर वे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स के आधार पर निवेदिता मेनन इसको समझाती हैं, और धीरे धीरे ये एक तरह से वो अम्बेडकर को ही खारिज कर देती हैं। अरुंधति रॉय वैसे तो वो फेमिनिस्ट अपने को नहीं कहती, ना फेमिनिस्ट के रूप में वो रिकॉग्नाइज की जाती है। आमतौर पर वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और राइटर के तौर पर ही जानी जाती हैं, लेकिन फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बहुत ज़रूरी बातें रखी हैं। एक ज़माने में उन्होंने अनुराधा गांधी नामक एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पर लिखा था। अनुराधा गांधी वैसे तो बहुत कम चर्चित रही हैं, लेकिन वे आदिवासी इलाकों में उनका लंबा काम रहा, वहीं के स्ट्रगल में पढ़ के उनकी जान भी गई। तो उससे प्रभावित रही अरुंधति रॉय, और उन्होंने अनुराधा गांधी पर एक लंबा लेख लिखा। लेकिन
इन सब चीज़ों को, इसके बाद अभी बहुत सारे और भी नाम आपके सामने गिनाए जा सकते हैं, जैसे अनुराधा गांधी हैं, नंदिता शाह है, नंदिता गांधी हैं, सुजाता घेटोस्कर हैं, जिन्होंने मिलकर एक किताब लिखी, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज। इसमें भी इन सारी चीज़ों की चर्चा होने के बावजूद जो मैं कहना चाहती हूँ ये कि हिंदुस्तान में जो फेमिनिज़्म का दौर है वो अभी भी लेबर और कैपिटल के बीच के कॉन्ट्राडिक्शन पर बात करने से कतराता है, या उस पर अभी पूरी तरह से अपना लेखन नहीं रख रहा है। और यही वजह है कि फेमिनिज़्म चाहे जितने धड़ों में बढ़ जाए, जितने तरीक़ों से उसको डिफ़ाइन किया जाए, जितनी जितनी शाखाएं और धाराएं उसकी बढ़ जाएं, लेकिन अगर इस कॉन्ट्राडिक्शन को सामने रख कर अपनी थियरी पर काम नहीं करता है तो तमाम वेव्स आ जाएं, तमाम धाराएं आ जाएं, लेकिन वो अपनी सही आज़ादी नहीं पा सकता। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने ये कहना चाहूँगी कि 1980s के ही दशक में ये फोर्ड वालों ने एक तरह का वो संगठित यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनका काम रहा है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर के तरीके को उन्होंने मजबूत बना करके किया। लेकिन धीरे धीरे ये मालूम पड़ा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में यूनियन ज़्यादा बन सकते हैं, लोगों को इकट्ठा ज़्यादा किया जा सकता है, उन्हें एकजुट ज़्यादा किया जा सकता है, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा सजग किया जा सकता है। इसी वजह से ऑर्गेनाइज सेक्टर अब धीरे धीरे एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में कई भागों में बढ़ता गया, 20 भाग में वो बढ़ता गया। और इसी के आधार पर आप देखिए कि किस तरह से वहाँ पर स्किल्ड लेबर की मांग बढ़ती गई। जैसे जैसे स्किल्ड लेबर की मांग बढ़ती गई वैसे वैसे औरतें वहाँ से बेदखल की जाने लगी, क्योंकि ऑलरेडी औरतें स्किल्ड लेबर की कैटेगरी में नहीं होती थी, बहुत कम होती थी, और जो होती भी थी वो भी मर्दों के नीचे ही मानी जाती थी, क्योंकि उनकी कोई ऐसी ट्रेनिंग भी नहीं हुआ करती थी। तो अब तो जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबको धकेल दिया गया तो वैसे ही सारे मजदूरों पर ही खतरा मंडराने, रोजगार के अवसर उनके चले गए। उन स्किल्ड लेबर की तलाश करते करते बहुत सारे मजदूरों की छंटनी हो गई, उसमें सबसे भारी संख्या औरतों की रही। और जब रोजगार उनके पास नहीं रहा तो वे इधर उधर के काम करने के लिए भटकने लगी, और अनस्किल्ड लेबर के तौर पर घरेलू श्रम में वो धकेल दी गई। और ये बातें मैं वर्किंग क्लास वुमेन के साथ जोड़ते हुए इसलिए कहना चाहती हूँ कि वर्किंग क्लास वुमेन की जो ताकत है वही वो ताकत है जो फेमिनिस्ट मूवमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा सकती है। ऐसा नहीं है कि ये सारे मूवमेंट से बड़े काम नहीं किए, काफ़ी अधिकार, काफ़ी हक हुकूक इन आंदोलनों से हमें मिले हैं, लेकिन कैपिटलिज्म के इस दौर में इस तरह की लड़ाई से हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। तो मैं ये बोल रही थी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उन औरतों की जो वर्क फोर्स है उसका फेमिनाइजेशन एक तरीके से कर दिया गया, यानी कि औरतों के जो काम है, जैसे औरतों के काम जो बोले जाते थे उनको उस तरफ धकेल दिया गया। यानी ये मान लिया गया कि जो नाजुकी के काम है, सिलाई कढ़ाई के काम है, छोटे छोटे बारीक जो काम है, औरतें अपनी लचीली उंगली से या लचीली कलाई से ज़्यादा बेहतर कर सकती हैं, यह औरतों का काम है। इसलिए गारमेंट सेक्टर में वो ज़्यादातर धकेली गई, और उसमें भी लेकिन उसमें भी जो स्किल्ड तरीके का काम होता था वो नहीं करती थी, बल्कि वो असेंबली लाइन के जो काम होते थे जो ज़्यादातर प्रोडक्टिव उस तरह से नहीं हुआ करते थे, उन कामों में उनको लगाया गया। और आगे चलकर तो वो गारमेंट सेक्टर में भी नहीं रही। 1980 के दशक में 1960 में बम्बई प्लांट, जो 2 ही प्लांट उस समय भारत में थे, मुंबई में और कलकत्ता में। तो 1960 में बम्बई प्लांट में 1500 कामगार मजदूर जो है वो काम करते थे, जिनमें 600 की संख्या औरतों की थी। और 1990s में इन 600 औरतों में से सिर्फ 3 औरतें बची जो उस प्लांट में काम करती थी। और
डिसेंट्रलाइजेशन के दौर में, मतलब ये मुंबई प्लांट जो था, बम्बई जो प्लांट जो था, जो पहले संगठित मजदूरों का एक गढ़ हुआ करता था, इसे डिसेंट्रलाइज्ड करके कम से कम 20 भागों में बांट दिया गया और यहाँ 1500 मजदूरों में, जिसमें कि 600 औरतें थीं, इसमें अब 1990 तक आते आते लिबरलाइजेशन के दौर में और आगे चलकर न्यू लिबरलाइजेशन के दौर तक आते आते इन औरतों की संख्या एकदम नदारद हो गई, वो बची ही नहीं। यही हाल इसमें माइनिंग के क्षेत्र में, केमिकल के क्षेत्र में और भी जितने फैक्ट्रीज थी उन सभी क्षेत्रों में लगभग यही हाल हुआ। हैंडलूम सेक्टर में कुछ औरतें रहीं जो कि जहाँ की पहले से ही कम वेजेस हुआ करते थे, वहाँ भी औरतें अब नदारद हो गईं। और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में भी 90% तक औरतें हुआ करती थी। अब आज के समय में फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में भी औरतों की संख्या लगभग नहीं है या बहुत कम है। कहने का मतलब ये है कि मिडिल क्लास की औरतें हों चाहे वर्किंग क्लास की औरतें हों, वो प्रोडक्शन में सीधे हिस्सेदारी अगर नहीं करती हैं तो उनके भीतर वो जुझारूपन, वो ताकत, वो शार्पनेस नहीं आ सकती है। और इसीलिए हमारा जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, अगर वो वर्किंग क्लास महिलाओं के साथ या उनकी प्रॉब्लम्स के साथ, उनकी मुश्किलों के साथ, उनकी मांगों के साथ खड़ा नहीं होता है तो वो अपने आंदोलन को बहुत आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो मैं कह रही थी कि किस तरह से फेमिनाइजेशन होता है वर्कफोर्स का, और वो पितृसत्ता का ही एक स्वरूप जो है वो कैपिटलिज्म अपनाता है। और वो ये भी कहता है, वो उसे आज़ाद भी कहीं ना कहीं करता है, वो ये भी कहता है कि औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिलाया जाए तो वो आज़ादी पा सकती हैं, लेकिन उस रोज़गार को वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में और औरतों के काम की तरह उनको जोत देता है, एक तरीके से गैर प्रोडक्टिव काम में जिसमें ज़्यादा समय लगता हो और जिसमें कम वेतन, कम वेजेस मिलते हो, वहाँ पर औरतों को धकेल दिया जाता है। और आज भी ये स्थिति यहाँ पर है। इसी के साथ मैं आपको एक 2015 में हिंदुस्तान में केरल, जो यहाँ का बहुत समृद्ध, जिस तरह से कह सकते हैं कि वहाँ लिटरेसी के तौर पर देख लीजिए, चाहे हेल्थ के तौर पर देख लीजिए, वो एक बहुत आगे बढ़ा हुआ स्टेट है। तो केरल में मुन्नार, जहाँ चाय बागान है, वहाँ की स्त्रियों ने 2015 में एक आंदोलन छेड़ा और ये बहुत सक्सेसफुल आंदोलन रहा, जिसको कि लीड किया सिर्फ औरतों ने, और उसमें भी बड़ी संख्या में, बल्कि सारी ही औरतें जो है वो दलित औरतें थीं, और उन्होंने अपने बल पर इस पूरे आंदोलन को चलाया और जीत हासिल की। पहले दौर में उन्होंने वेजेस को लेकर के जो मांगे उठाई थी उस पर भी उनको सक्सेस मिली, और बोनस को लेकर जो वो लड़ाई कर रही थी उस पर भी उनको सक्सेस मिली। लेकिन इसमें समझने वाली और चिंता की बात यह है कि जो ट्रेड यूनियंस जो कि मजदूरों के हितों के लिए बनाए गए थे, हर जगह बनाए गए हैं, उन्होंने इस आंदोलन का फ़ायदा उठाने की कोशिश की और इन औरतों ने उन ट्रेड यूनियन के साथ अपना गठजोड़ करने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में ट्रेड यूनियन की तरफ से उन पर हमले भी हुए और उन्हें बदनाम भी किया गया। तो ये सारी चीज़ों को भी देखना चाहिए कि जो ट्रेड यूनियन जो मज़दूरों के लिए, मज़दूर औरतों के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, वो अपने व्यवहार में, अपने ज़मीन पर उनके साथ कहाँ खड़े होते हैं। तो इस तरह से ये जो आंदोलन था केरल में, जो मुन्नार आंदोलन था, जो चाय बागान की औरतें जो पत्तियाँ बीनते बीनते, जिनके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते थे, जिनका वेतन बेहद ही कम था, और जो औरतें ही वो काम किया करती थी, चाय की पत्ती चुनने का काम जो है वो औरतें ही किया करती थी, उन्होंने अपने दम पर, अपने बलबूते पर, सिर्फ औरतों के दम पर इस पूरे मूवमेंट को सक्सेसफुल किया और आगे बढ़ाया। इसी तरह हाल फिलहाल में अभी शाहीन बाग का आंदोलन, जो कि एनआरसी और सीएए को लेकर के उठा था, जिसमें कि नागरिकता का सवाल, इस देश के नागरिक होने के सवाल पर जो यहाँ की माइनॉरिटी हैं उनके साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा था, उसके खिलाफ ये आंदोलन हुआ। वो भी औरतों की लीडरशिप में खड़ा हुआ और काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल रहा। और उसी के ठीक पहले किसान आंदोलन, किसान आंदोलन जो था, उसमें भी बड़ी संख्या में औरतों की भागीदारी रही, बल्कि औरतों ने उसको लीड भी किया और लंबे समय तक चलाए रखने के लिए, जिसमें कि किसी भी तरह की हिंसा ना हो, इस तरह की चीज़ों को ध्यान रख करके लंबे समय तक कैसे वो चलेगा, इसका पूरा प्लान औरतों के पास था।
तो जाहिर है कि औरतें किसी आंदोलन में जब खास और ठोस मुद्दे को लेकर उठती हैं तो वो बड़े समाज का हित करती है, न सिर्फ अपने वर्ग का, अपने क्लास का, अपने लोगों का सिर्फ अपना हित वो नहीं करती हैं। तो फेमिनिज्म का जो अभी वेव है जिसमें भी मी टू एक बड़े आंदोलन के रूप में उभरा, लेकिन मैं समझती हूँ कि मी टू किसी तरह का मूवमेंट ऐसा नहीं रहा जैसा कि उसको होना चाहिए, या जो उसके ठोस जो उद्देश्य हैं वो क्या रहा वो मुझे समझ में नहीं आया। और इसी तरह जब तक मिडिल क्लास औरतों का जो मूवमेंट हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की आज़ादी को लेकर हो, अगर वो वर्किंग क्लास औरतों के साथ जो प्रोडक्शन में जुड़ी हुई औरतें हैं उनके साथ जुड़ करके अगर वो नहीं चलेंगी, उनके साथ खड़ी नहीं होंगी, तो वो अपनी आज़ादी की लड़ाई को बहुत आगे तक नहीं ले जा सकेगी। और गौरतलब है कि हिंदुस्तान में लेबर पावर के रूप में 24% जो है वो औरतों का है, और उस 24% के अंदर भी 76% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाली औरतें हैं। और जाहिर है कि पहले भी और आज भी सरकारें और सत्ताएं जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर सबसे कम ध्यान देती हैं, सबसे कम मुनाफे का क्षेत्र वो माना जाता है। तो इसका पूरा जो असर पड़ता है वो औरतों पर सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ता है। इसी तरह तमाम जहाँ जहाँ पर औरतें प्रोडक्शन के क्षेत्र में लगी हुई थी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के आने के बाद, डिसेंट्रलाइजेशन के बाद सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी की चोट औरतों पर पड़ी है, वो चाहे मिडिल क्लास की औरतें हों चाहे वो वर्किंग क्लास की औरतें हों। तो ये ध्यान देना ज़रूरी है कि मिडिल क्लास के औरतों के जो मुद्दे हैं, मसले हैं, वो वर्किंग क्लास की औरतों के मुद्दों से बहुत अलग नहीं है। वो अलग लगते हैं, अलग कुछ मायने में हैं भी, लेकिन वो एक साथ गठजोड़ करके अगर नहीं चलेंगी तो आज के कैपिटलिज्म के दौर में उनकी लड़ाई मजबूती नहीं पकड़ पाएगी। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अभी भी चल रहा है, और हाल ही फ़िलहाल में महीने 2 महीने पहले से, या शायद उससे भी कुछ पहले से, बांग्लादेश में, हमारे पड़ोस के देश में गारमेंट वर्कर्स जो हैं वो सड़क पर, और सिर्फ सड़क पर ही नहीं है, वो गोलियां भी खा रहे हैं। वहाँ की सरकार ने वहाँ गोलियां चलाई, उसमें 2 औरतें मारी भी गईं, और उनकी स्थिति ये है कि वो शाम को लौटते समय कचरेदान से वो खाना लेकर जा रहे हैं। वो बांग्लादेश में जो गारमेंट वर्कर्स हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड को बनाते हैं, वहाँ पर गारमेंट्स के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो दुनिया भर में जाते हैं, वहाँ के मज़दूरों की हालत ये है। तो क्या हमारा जो फेमिनिज़म का ये दौर है, चाहे वो दलित मूवमेंट के रूप में हो, चाहे वो किसी वेव के रूप में जो हमारे साथ चल रहा हो, क्या इन औरतों के हक हुकूक के साथ किसी समय पर बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर खड़ा हुआ है? ये अलग बात है कि मज़दूरों पर कुछ लिख देना, मज़दूरों की पर कोई सिंपैथी दिखा करके कोई बात बता देना, कुछ डेटा वगैरह लगा देना, इसके आधार पर हम उनके साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। तो ये मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है, पहले भी प्रोडक्शन रिलेशन के आधार पर, प्रोडक्शन के प्रोसेस के आधार पर, कैपिटलिज्म और लेबर के कॉन्ट्रडिक्शन के आधार पर अभी तक फेमिनिस्ट मूवमेंट को उसके आधार पर बहुत ज़्यादा या ठीक से या सटीक तरीके पर वो देख नहीं पाया है, जिसका नतीजा ये है कि फेमिनिस्ट मूवमेंट अभी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, और वो तब तक फंसा रहेगा जब तक वो इस क्लास के साथ अपना गठजोड़ नहीं करता है। दोस्तों, न्यू लिबरल समय के बाज़ार ने औरतों को बेहद सस्ते श्रम के रूप में बहुत मुफीद पाया है, इसलिए उसकी जितनी भी योजनाएं बनी हैं वो औरतों को केंद्र में रखकर बनी है। उसने औरतों को आज़ाद भी किया है, तो अपने मुनाफे के आधार पर आज़ाद किया है, और इस पर कुछ स्टडीज़ भी आई हैं। हालांकि मैं समझती हूँ कि फेमिनिस्ट मूवमेंट का जो एक स्वतंत्र आंदोलन, जो एक इस तरह की वर्कर्स की ज़िंदगी पर जो मुख्य ताकत है समाज को तब्दील करने में, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि किस तरह से मुन्नार की औरतों ने अकेले अपने दम पर वो लड़ाई लड़ी और जीती भी, और अभी भी किसान आंदोलन ने ये साबित किया है कि किसानों के एकजुट होने पर किस तरह से तब्दीली हो सकती है, किस तरह से सत्ताएं पीछे हट सकती हैं। लेकिन और कोई आंदोलन जो है वो आगे थोड़ा बढ़ा सकता है, वो नई बातें कह सकता है,
वो रेवोल्यूशनरी या तब्दील करने की हैसियत से बहुत काम का नहीं हो सकता है अगर वो इस बात को न पहचाने कि तब्दील करने वाली हमारी ताकतें कहाँ से आती हैं, कहाँ पर खड़ी हैं और उनके साथ हम कैसे जाएं। अनन्या भट्टाचार्य माइग्रेशन पर उनका काम रहा है, जिन्होंने साउथ एशिया से जो माइग्रेट होने वाली जो वर्कर्स हैं, महिलाएं हैं, औरतें हैं, जो ख़ास तौर से मिडिल क्लास की भी लड़कियां उसमें जाती हैं और लोअर क्लास से भी औरतें उसमें जाती हैं, बांग्लादेश से, भूटान से, नेपाल से, हिंदुस्तान से, इन जगहों से अमेरिका में जाकर जब वो काम करती हैं तो उनकी स्थितियों पर उन्होंने काम किया और उसके नतीजे में उन्होंने कहा कि इस तरह के श्रम का क्लास के साथ एक पक्का रिश्ता है। जब तक क्लास के साथ उसको जोड़कर नहीं देखा जाएगा तब तक फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है या औरतों की जो मुश्किलें हैं उसका हल जो है वो बुनियादी तौर पर नहीं मिल पाएगा। इसी क्रम में उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से उनकी तस्करी होती है और किस तरह से उनके ऊपर हमेशा ये एक छुरा लटका होता है साउथ एशियन औरत होने का, ख़ास तौर से 9/11 के बाद उनके ऊपर लगातार सरवाइव करना उनके लिए मुश्किल होता है। ऐसे दौर में वो काम करती हैं। फिर क्रिमिनलाइजेशन भी उनका किया जाता है, उनका एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में उनकी तस्करी की जाती है। इस तरह से वो एक जाल से दूसरे जाल में फंसती जाती हैं, जो यहाँ की माइग्रेंट औरतें हैं जो वहाँ दूसरे देशों में काम करने के लिए जाती हैं। उन्होंने इस निष्कर्ष को निकाला कि क्लास के साथ ही इस चीज़ को समझा जा सकता है और इस बात पर अपनी किताब में जोर भी दिया। तो कुल मिलाकर मैं फेमिनिस्ट वेव्स पर तो मैंने नहीं बोला, लेकिन तमाम कुछ उदाहरणों के साथ, कुछ किताबों के साथ मैंने अपनी बात रखी बहुत कम समय में। हालांकि बहुत इतने कम समय में समेटना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, लेकिन मोटे तौर पर मैं जब उसको कंक्लूड करती हूँ तो उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान में भी पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट का दौर है और पोस्ट मॉडर्निस्ट जो दौर है वो तरह तरह के ब्रांचेस में बटा हुआ है। फेमिनिस्ट मूवमेंट उसमें बहुत सारी चीज़ें पा तो सकता है, पा तो रहा है, तमाम और धाराएं डेवलप कर सकता है, लेकिन वो किसी डिसिसिव मोड पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि वो प्रोडक्शन से जुड़ी हुई औरतों से, चाहे वो किसी भी क्लास की हो, ख़ासतौर से वर्किंग क्लास की हो, तो प्रोडक्शन से जुड़ी हुई जो औरतें हैं उनसे अगर वो अपना जोड़ नहीं रखेगा तो वो तमाम खांचों में बट कर रह जाएगा। और कैपिटलिज्म ये कोई बहुत शातिर चीज़ है जो अपने भीतर हर चीज़ को एडजस्ट करना जानता है, चाहे वो दलित वुमन का मूवमेंट हो, चाहे वो मिडिल क्लास वुमन का मूवमेंट हो, चाहे वो किसी भी तरह के खांचे में बटा हुआ मूवमेंट हो, वो उसको एडजस्ट कर लेता है। तो इस चालाकी को हमें समझना होगा। और फिर दलित वुमेन जिन्होंने एक नई लहर लाई और एक तरीके से भारत की कास्ट सिस्टम के ऊपर उन्होंने तीखा चोट किया, लेकिन धीरे धीरे उनका एक वर्ग जो है वो मिडिल क्लास की तरफ सरक गया, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमें राज्य में, स्टेट में हमें जगह चाहिए। तो जब उनको स्टेट में जगह चाहिए तो वो अपॉर्चुनिस्ट भी उसमें होंगे, क्योंकि उनको वो जगह चाहिए, इसलिए वो जो दलित वर्किंग क्लास वुमेन है उसके साथ वो कट जाते हैं। फिर उनकी प्रॉब्लम्स भी मिडिल क्लास की प्रॉब्लम की तरह हो गई और वो पहचान की राजनीति यानी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के तहत वो उसमें एडजस्ट हो गई और उसको शार्प तरीके से उस धारा को आगे नहीं बढ़ा पाई। और इसलिए हिंदुस्तान में अभी ये दो धाराएं सबसे ज़्यादा चलन में हैं और मैं समझती हूँ कि जब तक इन धाराओं में एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर कि प्रोडक्शन से जुड़ी हुई चीज़ों पर, प्रोडक्शन रिलेशन की समझ के साथ, पॉलिटिकल इकोनॉमी की समझ के साथ, प्रोडक्शन के प्रोसेस के साथ और कैपिटलिज्म और लेबर के कॉन्ट्राडिक्शन की समझ के साथ अगर फेमिनिज्म अपने को नहीं पाता है या उस समझ के साथ अपने को डेवलप नहीं करता है, तो ये जो बड़ा कैपिटलिज्म है और ये जो फैशिस्ट किस्म का उभार हुआ है पूरी दुनिया में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे देश में ये सारा उभार जो हुआ है, वो उसका सामना नहीं कर सकेंगी और उसी के भीतर, उसी स्टेट के भीतर, उसी सत्ता के भीतर वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगी, उसी पावर का हिस्सा बन जाएंगी और जिस आज़ादी के लिए, जिस सही मायने की आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ाई शुरू की थी एक दौर में, उस लड़ाई तक वो नहीं पहुंच पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।